नोटबंदी इसलिए की जा रही है ताकि आतंक की फंडिंग को खत्म किया जा सके। और आप देखेंगे मतलब ऐसा दावा किया गया था टॉप लेवल की लीडरशिप से। ये 2016 में पंपोर में हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, कोकराझार गोलाबारी, बारामूला का हमला हुआ, उरी हमला, हंदवाड़ा हमला, बारामूला में फिर हमला, नगरोटा में हमला, अमरनाथ यात्रा में हमला, सुकमा में हमला, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हमला, सुंजवान हमला, सुकमा हमला, पुलवामा हमला, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमला, दंतेवाड़ा हमला, जून फिर से कश्मीर में हमला हुआ, सुकमा माओवादी हमला, सुकमा बीजापुर हमला, राजौरी हमला, एलाथुर ट्रेन आगजनी, दंतेवाड़ा, बेंगलुरु, रियासी, पहलगाम और अब दिल्ली ब्लास्ट। नाकामी दर नाकामी तो है। लोगों के सर और गुर्दे और जो उनके इंटरनल पार्ट्स थे 400 से 500 मीटर दूर जाकर मिले और वो बहुत ही एक भयावह दृश्य था। जो व्यक्ति इस बम विस्फोट के नाम पर वोट मांगे वो निकम्मा है, उसको इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल तो बार बार उठता है ना कि ये इतने भारी मात्रा में विस्फोटक इस तरह की चीजें इस देश के अंदर आ कैसे रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? चीजें पता चल रही थी, इनपुट्स आ रहे थे, तो उस इनपुट्स को मिला करके कोलैबोरेट करके उसको समय से उस पर एक्शन लेना इस किसकी जिम्मेदारी है? देखिए कि इस देश के जितने भी बड़े जो है आतंकवादी हमले हुए हैं वो सबके सब एनडीए सरकार में हुए। वो कार लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में थी। इसका मतलब है कि जो गाड़ी का ऑनर है, जो सस्पेक्टेड है, वो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में घूम रहे थे। एक जज चौरसिया ने लिखा कि कपिल मिश्रा की इन्वॉल्वमेंट की जांच होना चाहिए। लार्जर कॉन्स्पिरेसी में कपिल मिश्रा भी शामिल है। हम तय कर लेते हमको इन 5 लोगों को टारगेट करना है, फिर उनके आसपास से केस बनाना है, फिर हमें फर्जी केस बनाते हैं। अभी फरीदाबाद में जो 3000 किलोग्राम पकड़ा गया, उसको लेकर के मीडिया ने चलाया कि बागेश्वर धाम जो है, ये जो बागेश्वर सरकार जो भी नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री, ये टारगेट में थे, तो उसको हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की ही तैयारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कार रजिस्टर्ड होने से कोई आतंकवादी हो जाता तो मालेगांव बम धमाके में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो तो प्रज्ञा के नाम ही रजिस्टर्ड थी। कि अभी भी जो पुरानी 500 रुपए वाली जो 1000 रुपए वाली करेंसी है उसका कुछ खेल चल रहा है। आप 150 साल की वंदे मातरम की जयंती मना रहे हो, केवल इसीलिए मना रहे हो क्योंकि उसके अंदर आपको मुस्लिम नफरत के बीज मिलते हैं। लेकिन 150 साल बाद इनको याद आता है कि इस समय हम मुसलमानों को खुजली कर सकते हैं इस बात के लिए। जिन्ना नहीं पैदा होने दिए जाएंगे, और अगर पैदा होने वाले होंगे तो उन्हें बर्थ के पहले ही मार दिया जाए। उनका एजेंडा ये है कि जिन्ना पैदा नहीं होने चाहिए। सावरकर पैदा किए जाने चाहिए, Exactly. पैदा किए जाने चाहिए। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है। आप उसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात, और निकाल रहे हैं एकता मार्च, आई कांट ब्रीथ, आई जस्ट वांट टू ब्रीथ जैसे नारे हैं उनके पास, और ये भी कि द स्टेट इज पॉइजनिंग अस। एक व्यक्ति गैर संवैधानिक रूप से, अवैध रूप से एक यात्रा निकालता है जिसने नेशनल हाईवे को 4 दिन से बंद कर रखा है कि मुझको हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसके लिए पूरी सुविधाएं। लेकिन यदि मैं मिनिमम फैसिलिटी मांग रहा हूँ कि मुझको साफ सांस चाहिए तो मुझे गिरफ्तार किया जाता है। उसके ऊपर बाकायदा किराए पे लेकर गवई को जूते मारते हुए और गवई को नंगा दिखाते हुए उसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले किया गया। जो रूलिंग क्लास है वो इस देश को कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है, कैटल क्लास, उपनिवेश की तरह ट्रीट करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं या जी रहे हैं। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, मेरे दोस्त और देश के जाने माने पत्रकार विश्वदीपक। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। पंकज जी, 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में लाल किले के पास, उसके बारे में कुछ बताइए कि अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि मुख्य बातें क्या हैं। क्योंकि हिंदी के अखबार एक अलग तरीके का सिनेरियो लेके चल रहे हैं, अंग्रेजी के अखबार कुछ अलग तरीके का, और सोशल मीडिया में कुछ और चल रहा है। हाँ, ये दिल्ली के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगभग 14 साल बाद दिल्ली में इस प्रकार का कोई हादसा हुआ है। अभी तक की जो खबर है, लगभग 16 लोगों की डेथ हुई है और 46 लोग घायल हैं इसमें। और ये जो घटना है, आप मान के चलिए लाल किले की दीवार से, जिसको प्राचीर लाल किले की कहते हैं, उससे लगभग मात्र 50 मीटर दूर की घटना है। ये जो घटना है, i20 कार है जो देहरागंज से आने वाली जो रेड लाइट है उससे यू टर्न ले रही थी। यू टर्न लेते ही उसमें धमाका हुआ। उसके बाद में, क्योंकि वही पास में लाल किले वाली पार्किंग है, तो उसमें कई गाड़ियों में आग लगी। ये धमाका इतना तगड़ा था कि जो गाड़ियों के दरवाजे वगैरह हैं, दरवाजे सरी के पार्ट हैं जो थोड़े से भारी होते हैं, 300 से 400 मीटर दूर जाके गिरे। लोगों के सर और गुर्दे और जो उनके इंटरनल पार्ट्स थे 400 से 500 मीटर दूर जाकर मिले और वो बहुत ही एक भयावह दृश्य था। सबसे बड़ी चीज है कि इस प्रकरण में जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि इसके अंदर आमतौर पर जो पारंपरिक रूप से अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड जो
या आरडीएक्स बैग्स जो भी आईडी बनाई जाती है उसके अंदर बड़े स्तर पर कील और छर्रे इस्तेमाल किए जाता है जिससे जिसको चोट लगे वो बहुत ज्यादा नुकसान हो। लेकिन अभी तक ये जानकारी इस प्रकरण में बहुत बड़ी संख्या में कील या छर्रे नहीं मिले। जो आयरन पार्टिकल्स मिले वहां टूटी हुई गाड़ियों और जली हुई गाड़ियों के ही मिल रहे हैं। तो ये कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसके अंदर शव बुरी तरीके से बर्न भी हुए हैं, आग लगी है बहुत ज्यादा। ये कोई एक इट इज मैटर ऑफ सम इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत हम्म। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग क्या है कि जो दावे करते हैं कि 2014 के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई। यदि हम लिस्ट देखें तो उज्जैन रेल धमाके से लेके और बैंगलोर के धमाकों से लेकर और कश्मीर की बहुत सारी घटनाओं से लेकर बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं। और आतंकवाद के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसमें नियंत्रण के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें ये दावे करना कि फलाने के समय हुआ, फलाने के समय नहीं हुआ, ये थोड़ा-सा अतिरेक और राजनीतिक विद्वेष होता है। और दूसरी चीज़ बहुत बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि आज उपचुनाव और बिहार में मतदान है, उसके मद्देनज़र इस बम विस्फोट को देखना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस बम विस्फोट के नाम पर वोट मांगे वो निकम्मा है। उसको इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोच है। दिल्ली की शान है लाल किला, दिल्ली की पहचान है लाल किला। यदि उसके पास में बम विस्फोट होता है तो निश्चित ही इसका एक बुरा मैसेज पूरे विश्व में जाता है। दिल्ली का इस समय टूरिस्ट सीजन चल रहा है, टूरिज्म सीजन चल रहा है। और टूरिज्म सीजन में जब इस प्रकार की घटना होती है तो हम पूरे देश का व्यापार, दिल्ली का टूरिस्ट का मतलब होता है दिल्ली आता है वो आदमी आगरा भी जाता है और जयपुर भी जाता है। तो ये पूरा मार्केट इससे इफेक्ट होता है। तो शादियों का सीजन शुरू हो गया है। चांदनी चौक बिल्कुल सामने है जहाँ पर शादियों का पूरा मार्केट है। ये इस हफ्ते भी आर्थिक रूप से असर होता है। तो ये थोड़ा-सा संवेदनशील मसला है। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि इसको सियासत से नहीं देखना चाहिए। इसमें आगे ऐसा ना हो इसके बारे में बात करना चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक बात है। विश्व दीपक, आपने देखा होगा कि एक दिन पहले की ही बात है, फरीदाबाद में 3,000 किलोग्राम मतलब विस्फोटक बरामद किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 3,000 किलोग्राम विस्फोटक दिल्ली एनसीआर में बरामद हो रहा है तो एक खास लेवल का हाई अलर्ट होना चाहिए था। और एक दिन के भीतर ही, 24 घंटे के भीतर ही ये विस्फोट हो जाता है एक तरीके से। वो तो ठीक है कि जो लोग हताहत हुए इस समय, इन चीजों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, पर ये सुरक्षा एजेंसियों की भारी चूक है कि आपको 3,000 किलोग्राम विस्फोटक मिला है बिल्कुल एक दिन पहले ही, और अचानक यहाँ विस्फोट हो जाता है। इसका मतलब आपने अच्छे से अलर्ट नहीं जारी किया और ना ही उसका अनुपालन किया। देखिए, अलर्ट जारी मतलब इन जनरल इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देख रहे हैं और देखा भी जाना चाहिए। पर आप ये हम्म। देखिए कि पिछले जब से मोदी सरकार आई है और खास तौर से 2019 के बाद, क्योंकि जो उनका पहला हम्म। टर्म था वो काफी सिक्योर था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आप अगर हम्म। इसकी पुलवामा से इसकी चीजें देखनी शुरू करें आप, तो ये सवाल तो बार बार उठता है ना कि ये इतने भारी मात्रा में विस्फोटक, इस तरह की चीजें इस देश के अंदर आ कैसे रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर कोई आदमी खरीदता है तो क्या वो एक जगह से खरीदा, उसने कितनी जगहों से उसने खरीदा, उनका जो ये इंटर स्टेट जो उनका मॉड्यूल था, ग्रुप था, क्योंकि एक एक राज्य का नहीं है वो, कश्मीर से उसके तार जुड़ रहे हैं, बारामूला से जुड़ रहे हैं, उसके उत्तर हरियाणा में वो प्रदेश से। पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसा ग्रुप कोई बन रहा था। तो इसको रोकने की, पकड़ने की, अप्रीहेंड करने की जिम्मेदारी किसकी थी। अच्छा, वो कहने को कह सकते हैं कि भाई हमने समय से पहले पकड़ा, एक नहीं पकड़ पाए, तो ये कोई मेडल लेने वाली बात तो है नहीं है। बिल्कुल नहीं। बात यह बिल्कुल है कि नहीं है। जब सिक्योरिटी का मसला आपका पॉलिटिकल इशू बन जाता है तो फिर वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप तब सिक्योरिटी को अपने राजनीतिक लाभ हानि के नजरिए से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है इस सरकार के देखने के तरीके में, सिक्योरिटी जो इश्यूज है उसको हैंडल करने के तरीके में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस नजरिए में। तब आप देश की सिक्योरिटी नहीं देखते हैं, तब आप ये देखते हैं कि इस सिक्योरिटी से आपका पॉलिटिकल मतलब कितना निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अभी आपने देखा पहलगांव में क्या हुआ, वहां पे भी ऐसे इनपुट्स थे कि यहाँ पे अटैक हो सकता है, ऐसे इनपुट्स हम्म। थे, लेकिन बिल्कुल। अटैक हुआ, उसको रोक नहीं पाए। यहाँ पे हम्म। ऐसा था कि इनपुट्स थे कि ऐसा कुछ चल रहा है, आरडीएक्स बरामद हुआ था बहुत पहले बिहार चुनाव के दौरान भी बहुत सारे ऐसे इनपुट्स थे कि कुछ आतंकवादी घुसे नेपाल से, कहीं और चले गए, फिर इस तरह की खबरें आई थी।
तो पिछले एक महीने से बिल्डअप तो हो ही रहा है। बीच में खबरें आई कि कहीं कहीं रेकीज भी हुई हैं। तो बिल्डअप हो रहा था, चीजें पता चल रही थी, इनपुट्स आ रहे थे, तो उस इनपुट्स को मिला करके कोलैबोरेट करके उसको समय से उस पर एक्शन लेना इस किसकी जिम्मेदारी है ये? और सोचिए कि किसी चैनल ने, किसी न्यूज ने मतलब होम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात नहीं कही है कि गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव के जस्ट इस्तीफा क्यों पहले नहीं? की क्योंकि बात। उनके डिक्शनरी में कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम, मोरल, पहली बात तो मोरल शब्द ही नहीं है, मोरालिटी नाम का शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में, तो नैतिकता का शब्द ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, अगर है भी तो उसको कौन याद दिलाए उनको, किसकी हिम्मत है? तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाटिल को सूट बदलने के आरोप में जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा था। पवन बंसल के भतीजे ने कुछ ब्राइब ले लिया था, वो रेलवे मिनिस्टर था, उसको इस्तीफा देना पड़ा था। वो तो कांग्रेस की सरकार में नैतिकता याद आती है ना। यहाँ पे तो नैतिकता की कोई बात ही नहीं है। और आप देखिए कि इस देश के जितने भी मेजर बड़े जो है आतंकवादी हमले हुए हैं वो सबके सब एनडीए सरकार में हुए हैं। कारगिल हुआ इनके टाइम में, कांधार विमान हाईजैक इनके टाइम में हुआ, संसद में हमला इनके टाइम में हुआ। तो ये जो आतंकवाद को खत्म करने, इन्होंने क्या दावे किए थे कि नोटबंदी हो गई, आतंकवाद खत्म कर देंगे, मोदी जी है 56 इंच का सीना है, आंख निकाल लेंगे और फाड़ देंगे और आतंकवाद के को घुस के मारेंगे। ये तो इनकी हिस्ट्री है जिसको लोग याद नहीं करना चाहते, याद दिलाना नहीं चाहते। आप याद करिए, कांधार हाईजैक से लेकर के जसवंत सिंह गए थे वहां पे तालिबानियों से डील करने के लिए, यही अजीत डोभाल गए थे। संसद में हमला इनके टाइम में हुआ। कारगिल जैसी बड़ी घुसपैठ आज तक नहीं हुई, इनके टाइम में हुई, पूरी एक जंग ही लड़नी पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके बाद फिर पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, और छोटे मोटे तो होते रहते हैं। बिल्कुल पठानकोट बहुत हुआ, सारी। पठानकोट हुआ, बिल्कुल पठानकोट हुआ। तो बिल्कुल मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि असल समस्या क्या है इस सरकार के साथ में कि यदि दो AK-47 राइफल्स यूपी तक या हरियाणा तक आ गई हैं और कश्मीर से होते हुए आई हैं, तो ये उसकी जिम्मेवारी तय करने से बच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लूज पोल कैसे था कि कश्मीर से यहाँ तक आपके पास में AK-47 और इतना एक्सप्लोसिव पहुंच गया। और दूसरी चीज, आप मजेदार चीज देखिए कि जो HR-26 नंबर की कार में कल कथित रूप से विस्फोट हुआ है, वो कार लंबे समय से दिल्ली NCR में थी, क्योंकि 20 सितंबर 2025 को उस कार का चालान फरीदाबाद के तिकोना पार्क में हुआ है, गलत जगह पार्किंग को लेकर 1500 रुपए का चालान हुआ गाड़ी का, उन्होंने चालान पे किया। इसका मतलब है कि जो गाड़ी का ऑनर है, जो सस्पेक्टेड है, वो लंबे समय से दिल्ली NCR में घूम रहे थे। और भाई हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका आखिर जिम्मेवारी क्या होती है कि कोई अपराध होने से पहले इस प्रकार के बड़े मॉड्यूल को पकड़ा जाए। यदि दिल्ली NCR में कितना बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा था, जिसके पास में कश्मीर से सीधे एक्सप्लोसिव और आर्म्स एंड एमुनिशन आ रहे थे। अब इस कार को ही देखिए कि कार एक व्यक्ति ने के नाम थी, फिर वो व्यक्ति ने देवेंद्र नाम के व्यक्ति को भेज दी, फिर देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसको, नदीम नाम के, बीच में एक पुलवामा परवेज नाम के आदमी ने भी इसको खरीद ली। तो ये जो पूरा नेटवर्क मालूम पड़ रहा है, तो इससे एक चीज तो मालूम पड़ रही है कि जो हमारे गडकरी जी सड़क परिवहन और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव और इन सब की बातें कर रहे थे कि कोई भी गाड़ी अब कहीं से टोल से निकलती तो ट्रेस हो जाती है, फलाना हो जाता है। ये सब जो बातें हैं या दावे हैं, ये कोई दम नहीं रख रही है। और जो अपुष्ट जानकारी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली फरीदाबाद के बीच के एक टोल पर वो गाड़ी में जो व्यक्ति ड्राइव करते हुए देखा गया है, वो कथित रूप से एक उमर नाम का आदमी है, जो सस्पेक्टेड आतंकवादी है, फरार घोषित है। तो ये अभी इन सब चीजों की पुष्टि हो रही है, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये जो जान गई है, ये एक बेहतर इंटेलिजेंस तंत्र के द्वारा रोकी जा सकती थी। दुर्भाग्य क्या है कि हमारा पूरा इंटेलिजेंस ट्रेंड झूठी कहानियों पर टिका हुआ है। हमारा जो पूरा इंटेलिजेंस तंत्र है, आप देखिए कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में एक जज चौरसिया ने लिखा कि कपिल मिश्रा की इन्वॉल्वमेंट की जांच होना चाहिए। वो जज ने इसलिए लिखा क्योंकि लोगों की बाकायदा लिखित शिकायत थी
कि हमने ये शिकायत की कि कपिल मिश्रा ये कर रहे थे और तो भी इनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। और कल एक जो राव जमुनी कोर्ट के जो एडीजे लेवल के वो कहते हैं वो कहते हैं इसकी जांच की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी जांच हो चुकी है। देखिए आप जान के चलिए। और चूंकि दिल्ली राइट्स को मैं इस टेररिज्म के मामले से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली राइट्स को इन्होंने लार्जर कॉन्स्पिरेसी और आतंकवाद से जोड़ के पुटअप किया हुआ है। यदि कपिल मिश्रा के मामले में ईमानदारी जांच हो जाती तो जो FIR 59 है, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिल्ली की जिसके अंदर लोग 5-5 5.5 साल से बगैर सुनवाई के जेल में, वो थ्योरी बदल जाती कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी में कपिल मिश्रा भी शामिल है। तो जब कोर्ट का इस्तेमाल हम इस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं में करते हैं, जब मालेगांव की घटना में लोग मारे गए, उसके अंदर जो लोग थे उसको NIA ने अधिकांश गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया और उसमें सबका एक्यूटल हो गया और उसकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। जब बंबई में आपने जिन लोगों को बंद किया आतंकवाद के आरोप में, वो 19-19 साल बाद में निर्दोष होकर बाहर आ रहे हैं। तो जब हम टारगेट करके हम तय कर लेते हैं हमको इन 5 लोगों को टारगेट करना है, फिर उनके आसपास से केस बनाना, फिर हमें फर्जी केस बनाते हैं। तो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की हर हरकत पे आम लोग शक खड़ा करते हैं। और दुर्भाग्य आप देखिए इसमें भी जो तो भक्ताणु है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल, भक्ताणु इस समय भी सक्रिय है। भक्ताणु कह रहे हैं कि देखिए उस समय इतने धमाके हुए थे, अब तो एक ही हुआ। यानी दुर्भाग्य है कि आपने विष्ठा खाई थी, हम तो केवल गोबर खा रहे हैं, इस टाइप की बातें करना। भाई एक व्यक्ति की जान जाए या 100 व्यक्ति की जान जाए, मेरे देश का आदमी जो निर्दोष मर गया, हमें उस पर चर्चा बिल्कुल। करना चाहिए। और आप देखिए मीडिया की भूमिका, कल से आज तक कोई टीवी चैनल, कोई अखबार आज तक ये नहीं लिख रहा है कि ये एक्सप्लोसिव है, संदिग्ध धमाका है। कई लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हमें पुलिस के वर्जन का इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि CNG फटी हो। अरे भाई CNG के धमाका इतना बड़ा नहीं होता है। ये समझिए कि जब मैं तो आज तक में ही था और मैं आज तक न्यूज चैनल में था जब ये यूपी मनमोहन सरकार की मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो जब भी कोई उस जमाने में कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी सरोजनी नगर यहाँ वहाँ, जब भी ऐसी घटनाएं होती थी तो पूरे न्यूज़रूम में भागदौड़ अफरा तफरी मच जाती थी। और वो सबका जो डायरेक्शन होता था भागने दौड़ने का, वो होता था वीडियो लाइब्रेरी की तरफ। हर चैनल में एक वीडियो लाइब्रेरी होती है और वहां जाकर के लोग सर्च करते थे कंप्यूटर में कि जो पास्ट इंसिडेंट से धमाके, उनकी लिस्ट निकाल के लाओ। तुरंत तुरंत एडिटर के नोटिस आता था कि दौड़ के जाओ और वो जो पिछले धमाके हुए हैं सरोजनी नगर वाला, ये वाला, वो वाला, कुकर वाला, बनारस वाला, उसको निकाल के लाओ, उसकी फुटेज निकाल के लाओ। और फिर उसमें टेक्स्ट लगाया जाता था कि ये केवल यही धमाका नहीं हुआ है, नाकामी कालम ये है कि ये देखिए पिछले ये धमाका, वो धमाका, ये धमाका। और आज आपको एक फुटेज नहीं दिखाई पड़ेगी कौन सा धमाका कहाँ हुआ। नहीं, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। मैं एक चीज और बता दूं कि हम लोग मतलब ये कोई बहुत, इसमें कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय आप रेलवे स्टेशन में चले जाइए, एयरपोर्ट पर चले जाइए, अस्पतालों में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, आप जाएंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि धमाके नहीं हो रहे हैं, ये हमारे लिए किस्मत की बात है। वरना इतनी ज्यादा लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, इतनी ज्यादा लापरवाही है कि अगर कोई चाहे, करना चाहे, या लोग जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है मतलब। और ये उसी का नतीजा है। चांदनी चौक के जिस इलाके में ये हुआ है, अगर आप वहां गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हजारों हजार, दसियों हजार ठेले वाले खड़े होते हैं, लाखों लोगों की भीड़ रेलम पेल चलती रहती है, कहीं कोई नियंत्रण नहीं, कहीं कोई लाइन नहीं है, दुकानों की कोई एनक्रोचमेंट पे कहीं कोई रोक नहीं है। और अब तो खैर थोड़ा बहुत वहां पे खड़े होने की जगह बन गई थी इस बीच में, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनवा दिया था, वरना वहां पे कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है वहां पे। तो ये इतना मुश्किल है पूरा इसको हैंडल करना। उसके लिए थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक रिफॉर्म, सुधार, एक अप्रोच सही, ये तब चीजें हो तब सही हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और पंकज जी, आपने अभी ये जो नोटबंदी वाली बात कही थी, तो नोटबंदी की एनिवर्सरी गुजर गई है। आपने देखा 8 नवंबर को नोटबंदी की एनिवर्सरी गुजर गई है। और जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं,
वो पूरी तरीके से नाकाम है। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक सारी चीजें पहुंच गई, ये हमारी नाकामी है। और नाकामी के साथ साथ हम बाइगेटरी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभी फरीदाबाद में जो 3000 किलोग्राम पकड़ा गया, उसको लेकर के मीडिया ने चलाया कि बागेश्वर धाम जो है, ये जो बागेश्वर सरकार, जो भी नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री, ये टारगेट में थे, तो उसको हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की ही तैयारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल। पंकज जी। नहीं, इसमें भी आप सोशल मीडिया पे देखिए, जो लोग राइट विंगर्स हैं, वो केवल जिनके नाम हम्म। कार रजिस्टर्ड है, उन्हीं के नाम पर हम्म। कर रहे हैं कि इसके नाम रजिस्टर्ड है, कार है, इसलिए ये नदी में फलाना है। ये भाई एक चीज बताओ, यदि कार रजिस्टर्ड होने से कोई आतंकवादी हो जाता, तो मालेगांव बम धमाके में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, वो तो प्रज्ञा के नाम ही रजिस्टर्ड थी। वो क्लू ही वहां से मिला था उसका। हम्म। ठीक है ना? वो तो बरी देखिए, हो गई। नोटबंदी कितनी बड़ी त्रासदी थी। लोग 175 लोग ऑन रिकॉर्ड लाइन में लगकर, और उस समय मर चुके थे। लोगों ने इतनी बड़ी त्रासदी को झेला था। और उस समय सरकार का दावा था, आप देख लीजिए कि आज 8 साल बाद में लोगों के पास में डबल दुगना है जेब में। और मैं आपको मजेदार चीज बताऊं कि क्या अभी हम्म। भी ओल्ड करेंसी का धंधा चल रहा है? अभी एक हफ्ते पहले, ज्यादा हम्म। दिन नहीं, एक हफ्ते पहले गाजियाबाद में कई करोड़ रुपए के पुराने नोट पकड़े गए, जो रामपुर या इसी तरफ या बिजनौर कहीं से लेके आए गए थे यहाँ एक्सचेंज होने के लिए, पच्चीस हम्म। परसेंट पे पुलिस ने जब्त किए। इसका मतलब है कि अभी भी जो पुरानी 2000 वो 500 रुपए वाली, जो 1000 रुपए वाली करेंसी है, वो कहीं ना कहीं उसका कुछ खेल चल रहा है। वो अभी भी एक्सचेंज हो रही है, इसका मतलब। हाँ, ये अभी एक हफ्ते पहले की खबर है, क्योंकि क्या ये हम्म। खबरें स्थानीय वाले पेज पे होती, लोकल पेज पे होती, हम्म। और उसको नेशनल मीडिया कोई तवज्जो नहीं था, उसको लगता है वो सामान्य खबर है। लेकिन चूंकि क्या है कि ये जो खबरें होती हैं, ये नरेंद्र मोदी हम्म। की जो जिसको मास्टर स्ट्रोक पॉलिसीज कहते हैं, उसकी पोल खोल देती है। इसलिए चूंकि खबर है, गिरफ्तार किया है, पुलिस ने प्रेस नोट दिया, तो उनको छापना है। लेकिन कोई ये हम्म। सवाल नहीं पूछ रहा कि आज भी 8 साल 9 साल बाद में इतने हजार करोड़ के नोट कहाँ से मिल रहे हैं। और आप एक सवाल देखिए, कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि 2000 रुपए के नोट मार्केट से कहाँ गायब हुए। 2000 नोट का नोट तो अभी मार्केट में चलायमान है, उसमें पाबंदी नहीं लगी है, नहीं, नहीं है पाबंदी। लेकिन वो कहाँ गए? कौन हम्म। से फॉरेन एक्सचेंज में चले गए? ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा। तो ये जो है कि क्योंकि जी। मीडिया ने अपनी भूमिका जो होती है कि हम हर चीज की तो जयंती मना रहे हैं। आप 150 साल हम्म। की वंदे मातरम की जयंती मना रहे हो, केवल इसीलिए मना रहे हो क्योंकि उसके अंदर आपको मुस्लिम नफरत के बीज मिलते हैं। वो संविधान की भावना के विपरीत, आप दो स्टेंजा से आगे वाले जो स्टेंजा हैं, उसको हर सरकारी कार्यालयों में गान कराया गया उसका, पूरे गीत का। जबकि संविधान सभा ने इसको पारित किया था कि हमारा राष्ट्रगान होगा, पहले दो स्टेंजा होंगे। और उस संविधान सभा के प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। लेकिन 150 साल बाद इनको याद आता है कि इस समय हम मुसलमानों को खुजली कर सकते हैं इस बात के लिए। मुसलमान एकेश्वरवाद को मानते हैं, वो किसी हम्म। अल्लाह के अलावा किसी को पूजा नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो हम्म। इनको जबरदस्ती इसमें पेला जाए। तो कोई भी चीज उसकी ये जयंती मनाने को तैयार होते हैं मीडिया के हम्म। साथ में, जिसके अंदर ये हम्म। मुसलमानों को आरोपित कर सके। लेकिन नोटबंदी की जयंती इन्होंने नहीं मनाई। नोटबंदी की जयंती नहीं मनाई इन्होंने। एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पंकज जी ने एक ट्वीट किया था, और लोगों को ये जानना चाहिए कि जब नोटबंदी हुई तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही ताकि आतंक की फंडिंग को खत्म किया जा सके। और आप देखेंगे, मतलब ऐसा दावा किया गया था टॉप लेवल की लीडरशिप से कि आप देखेंगे कि आतंकवाद कम हो जाएगा। पंकज जी ने एक ट्वीट किया है, और ये 2016 से ही देख लीजिए। 2016 में पंपोर में हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, कोकराझार गोलाबारी, बारामूला का हमला हुआ, उरी हमला, हंदवाड़ा हमला, बारामूला में फिर हमला, नगरौटा में हमला, अमरनाथ यात्रा में हमला, सुकमा में हमला, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हमला, सुंजवान हमला, सुकमा हमला, पुलवामा हमला, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमला, दंतेवाड़ा हमला, कश्मीर जून फिर से कश्मीर में हमला हुआ, सुकमा माओवादी हमला, सुकमा बीजापुर हमला, राजौरी हमला, एलाथुर ट्रेन आगजनी, दंतेवाड़ा, बेंगलुरु, रियासी, पहलगाम, और अब दिल्ली ब्लास्ट। अगर आतंक की फंडिंग मैं खत्म कर दी इसमें तो ये इसमें कहां एक से आ घटना रहा और लिखना मैं भूल गया। इसमें एक घटना है? और मैं लिखना भूल गया हूँ। वो था औरंगजेब रोड पे इजराइल की जो एम्बेसी, उसके पास में जो बम धमाका हुआ था।
बिल्कुल। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर आतंक की फंडिंग रोक दी गई थी तो ये बेहिसाब, मतलब जिनको पढ़ने में भी मुझे दिक्कत हो रही है जल्दी जल्दी, इतने सारे आतंकी हमले कैसे हो गए? इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं। जैसे अभी विश्व दीपक ने बताया कि वो जब मनमोहन सरकार थी और तो वीडियो लाइब्रेरी की ओर भगाते थे, तो अब नहीं भगा रहे हैं देखने के लिए कि भाई देखो जरा पहले भी हमले हुए थे। तो ये नाकामी दर नाकामी तो है विश्व दीपक। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो देखिए मैं कई बार ये सोचता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ, मेरे ख्याल से आप भी इसमें एग्री करेंगे कि इस सरकार की जो सबसे मजबूत डिफेंस वॉल है वो है हिंदी मीडिया और खासतौर से न्यूज हम्म। चैनल। बिल्कुल। ये जो 7-8 न्यूज चैनल है जिनकी व्यूअरशिप जो है 100-150 करोड़ पर डे है, दोनों टाइम दिन हम्म। भर, ये हम्म। इनकी सबसे मजबूत डिफेंस वॉल है। जिस दिन इसमें दरक दरक गया, इसमें कुछ बदलाव हुआ कि सरकार से 15 दिन, तो अमित शाह की जो अकड़ है ना वो गायब हो जाएगी एक हफ्ते में। आज तक जैसे चैनल मैं हम्म। आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं उसका मान लीजिए कि मुझे एक हफ्ते के लिए उसका फ्री कमान दे दी जाए कि आपको चलाना है इसको एक हफ्ते तक, एक हफ्ते में सरकार गिर जाएगी है। सारी अकड़ अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की निकल जाएगी अगर कोई चैनल ढंग से इनसे सवाल पूछते। बिल्कुल मीडिया ही सहयोग कर रही है, और इसी वजह से इतना दिमाग खराब है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम बोल रहा है जिन्ना नहीं पैदा होने दिए जाएंगे, और अगर पैदा होने वाले होंगे तो उन्हें बर्थ के पहले ही मार दिया जाए। उनका एजेंडा ये है कि जिन्ना पैदा नहीं होने चाहिए। नहीं, कोई सवाल पूछे, कोई सवाल पूछे ना कि सावरकर कहाँ से पैदा हो गए थे, तो सावरकर पैदा किए जाने चाहिए, वोट से एग्जैक्टली, पैदा किए जाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो जिन्ना, नहीं है ना। बिल्कुल 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 आप उसको हिंदू बिल्कुल मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात, और निकाल रहे हैं बिल्कुल एकता मार्च निकाल रहे हैं और कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम एंगल। ये हाल है बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी का। पंकज जी, एक खबर और है जो बहुत अहम है और बहुत ही रेयर देखिए, घटना जिन्ना है के ये कि बहाने वो पोल्यूशन की। कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं ना। आज चुनाव है देखिए, ठीक है, दो तीन हाँ। चीजों को हम्म। इनको बहुत आइसोलेशन में भी नहीं देखा जाना चाहिए कि आज आज हम्म। बिहार में चुनाव हो रहा है। कल ही उन्होंने ये हम्म। ऐलान किया कि वंदे मातरम, उसके 2-3 दिन पहले जो है मैंने क्या देखिए क्या है कि सरकार की जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटजिस्ट लोग हैं, वो एक रनडाउन हम्म। बना के चलते हैं। उनके पास हर महीने का जैसे कैलेंडर होता है ना, उनके पास एक कैलेंडर हम्म। होता है। उस हम्म। कैलेंडर में ये लिखे रहता है कि अभी इस तारीख को ये वाला मुद्दा उछालना है, इस तारीख को ये वाला उछालना है, इस तारीख को ये वाला उछालना है। बिहार में आज हम्म। वोटिंग होने वाली है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। कल इन्होंने, सही। उसके पहले नरेंद्र मोदी ने 150 साल की उसकी जयंती मनाई, 150वीं जयंती ना वंदे मातरम की। वंदे इसके बाद मातरम कुछ की। उस पर विवाद हुआ, इसके बाद फिर कल जो है ना उसको योगी जी ने उसको लागू किया और उसको तुरंत हम्म। जिन्ना से जोड़ा और जिन्ना के साथ कांग्रेस को जोड़ दिया। हम्म। ये पूरा एक बिल्कुल। प्ले बुक है पूरी, ये पूरा इनका एक जिसको कहते हैं ना कि डायरी बना कैलेंडर के चलते बनाते हैं इन हैं। लोग। हाँ, हाँ हाँ, रनडाउन इनका बना होता है। विद्या भारती वाले कैलेंडर देते हैं। जब आप वहाँ क्लास 6-7 में पढ़ेंगे तो पूरा एक कैलेंडर बना के देते हैं साल भर में क्या होता है। पंकज जी, और अब आपको निकलना है, इससे पहले इस पर चर्चा हो जाए कि पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली में नहीं पूरे देश में ही मुझे लगता है ये अनोखी घटना है। जब आम आदमी, मतलब आम लोग हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं है, उसमें पेरेंट्स शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, वो सारे लोग दिल्ली में इंडिया गेट के पास इकट्ठे होते हैं। हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, और इसके बाद वो जो नारे लगा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, जो उनके पास प्लेकार्ड है वो आई कांट ब्रीथ, आई जस्ट वांट टू ब्रीथ जैसे नारे हैं उनके पास। और ये भी कि द स्टेट इज पॉइजनिंग अस। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसको दबा दिया गया है पूरी तरीके से। देखिए, अब तो हमारे जो मूलभूत अधिकार है, स्वच्छ हम्म। सांस लेने के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, ये सभी की बात करना भी देशद्रोह है। एक व्यक्ति गैर संवैधानिक रूप से, अवैध रूप हम्म। से हम्म। एक यात्रा निकालता है जिसने नेशनल हाईवे को 4 दिन से बंद कर रखा है कि मुझको हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसके लिए हम्म। पूरी सुविधाएं हैं। लेकिन यदि मैं मिनिमम फैसिलिटी मांग रहा हूं कि मुझको साफ सांस चाहिए, तो मुझे गिरफ्तार किया जाता है। और यही नहीं, इन सब के मामले में चूंकि कोर्ट का थोड़ा बहुत दखल है, आपको बता दूं भारतीय अखबारों में कम छपा है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स का जो स्क्वायर है, उसके ऊपर बाकायदा किराए पे लेकर गवई को जूते मारते हुए और गवई को नंगा दिखाते हुए उसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले किया गया। ओफो। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये जो है एक अंतिम भरोसे की जो संस्था न्यायपालिका बची थी, उसको भी ये इस लेवल पर लेके आना चाहते हैं कि आप उसके पास भी सांस के लिए ना जाएं। और दिल्ली में सांस की लड़ाई अदालत में एमसी मेहता के केस से पिछले 20 साल से चल रही है।
लेकिन बिल्कुल। हम दिल्ली में हर साल केजरीवाल ने भी तमाशे किए थे, कहीं हम्म ऑड इवन कर दिया, कहीं पे स्मॉग टावर लगा दिए, कहीं पे फव्वारा हम्म चला दिया, फिर ये इन्होंने नकली बारिश का तमाशा किया। व्यक्तिगत रूप से मैं इन सभी तमाशों के खिलाफ लगातार लिखता रहा कि भाई ये असफल होंगे, लेकिन मेरी नजरिए के हिसाब से अभी एक प्रयोग जरूर दिल्ली सरकार ने किया है। यहाँ के ऑफिसेस के खुलने और बंद होने के टाइमेज में चेंज किया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद इनको दिल्ली एनसीआर से गैर जरूरी ऑफिसेस को उठाकर 300 किलोमीटर ले जाने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, जब तक आप यहाँ की आबादी खत्म नहीं करें। एक्चुअल क्या है कि जितने राजनीतिक दल हैं उन वो सब हम्म रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, वो सब ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं। तो तीसरी मंजिल पे चौथी मंजिल की अनुमति दे दो और टैक्सीज की अनुमति दे दो, इन सबके अंदर लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ है। यदि यहाँ की आबादी कम हो जाएगी तो तीसरी मंजिल खाली चली जाएगी, रेट उस तरीके के नहीं बढ़ेंगे। जो धंधा हम्म है, ये धंधा लोगों की सांस में संकट है, और इस समय दिल्ली में डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि यदि आपको अपने जीवन की परवाह है तो आप कुछ हफ्ते दिल्ली को छोड़ दीजिए। उस पोजीशन बिल्कुल। में यहाँ पे सियासत किया जाना बहुत तकलीफदेह है। और इस पे कोई इमीडिएट, देखिए अभी इन्होंने यमुना पे पॉलिटिक्स की, हमने यमुना साफ कर दी, जबकि छठ के दिनों में इन्होंने यमुना के अंदर वो केमिकल्स मिलाए जो यमुना की कंप्लीट इकोलॉजी को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी जो उसका उसमें जीने वाले जीव हैं, उसमें जीने वाली वनस्पतियां, उनको केमिकल ने खत्म कर दिया। लेकिन लोगों को दिखा दिया हमने, देखो अब झाग नहीं है। कालिंदी कुंज में झाग था, लेकिन इधर जहाँ पे बिहारियों को छठ पूजा करनी थी वहां झाग नहीं, तो लोग खुश हो गए, ताली बजा दिए। जब तक हम दिखावे के लिए, मैं ठीक वही बात जो मैंने आतंकवाद से लड़ने के लिए बोला था, जिस तरीके की फर्जी स्टोरीज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बना के असली आतंकवाद पे कारपेट डालती है, ठीक उसी तरीके से इस सरकार में बैठे लोग केवल झूठी वाहवाही लौटने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैं एक घटना आपको और खबर देना चाहूंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है उत्तर प्रदेश के राज्यों में एसआईआर लागू होना। मैं उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में रहता हूँ, गाजियाबाद के जिस इलाके में, राजेंद्र नगर यहाँ की पॉश कॉलोनी है, आज छठा दिन है, हमारे तरफ कोई भी बीएलओ नहीं आया है। हम्म तो ये जितनी ये आप इन सब घटनाओं को देखिए, हम क्या है कि केवल छत बोर दिखावा कर रहे हैं, हमारी आत्मिक भावना नहीं है कि मैं अपने देश की बेहतरी के लिए अच्छी योजनाओं को लागू कर सकूं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और मैंने देखा सोशल मीडिया में विश्व दीपक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत का संविधान हाथ में लिए जाने की क्या जरूरत थी जब वहां प्रोटेस्ट करने गए थे पोल्यूशन के खिलाफ। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि पब्लिक है हमारे यहाँ इतना वो या तो अनअवेयर है या फिर ढोंग कर रहे हैं और या फिर किसी के स्टूज हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता केस, जो अभी पंकज जी ने जिसका जिक्र किया, एमसी मेहता केस में स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अनुच्छेद अधिकार के तहत माना है, जीव अधिकार मूल करता। अधिकार यस। माना। सोचिए आप, मूल अधिकार देखिए माना। असल में क्या है, दो चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं, और वो ये है, पहली बात तो ये है कि भारत के बारे में मेरा बहुत शुरू से एक बहुत स्पष्ट ख्याल है, और मेरी समझ जैसे जैसे बढ़ती आ रही है, ये मेरा ख्याल और गहरा होता जा रहा है कि ये भारत की जो वास्तविक स्थिति है, वो इसको हम्म लोग कहते हैं कि तीसरी दुनिया का देश है और विकसित जो भी विकासशील अर्थव्यवस्था है। सच्चाई ये है कि भारत दुनिया के 5वें स्तर का देश है, और इसकी अर्थव्यवस्था को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये 10वें स्तर की होगी। और यहाँ का जो समाज है और लोग हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है और जो सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना है, वो कांगो, यूथोपिया और इस तरह के जो थर्ड क्लास के, थर्ड से भी निम्नतर स्तर के देशों के बराबर है। तो पहली बात तो भारत के बारे में ये स्पष्टता होनी चाहिए, सब झूठ है इस मुल्क में। इस यहाँ पे जो भी फैलाया जाता है, बताया जाता है हमको, वो सब झूठ है। हमारी ग्लोरी, ये तमाम चीजें और ये सब इकोनॉमी और ये सब विकास, डेवलपमेंट, सब फेक और फर्जी बातें हैं। इसकी वास्तविक हालत बहुत खराब है। अब आती है बात पोल्यूशन की, सांस लेने की, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का जो रूलिंग क्लास है, हम्म मतलब जो जो नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जज हैं, हम्म ऑफिसर हैं, हम्म हम्म धंधेबाज हैं, व्यापारी हैं, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, इन सब के घर में आप जाएंगे तो आपको 1 लाख के, 2-2 लाख के खासे बड़े मजबूत आपको एयर फिल्टर, एयर एयर फिल्टर मिलेंगे फिल्टर। आपको। और एक एक कमरे में एक एक मिलेगा, यानी कि एक घर में अगर 3-4 कमरे हैं तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा।
और अगर वो केजरीवाल जैसा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है तो उसके घर में हो सकता है दुनिया का सबसे एडवांस एयर फिल्टर 10, 15, 20 लगे होंगे एसी की तरह। तो ये जो नेता बिल्कुल है ये इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये एयर फिल्टर वाले कमरों से निकलते हैं और अपनी शानदार आलीशान गाड़ियों में निकल के कहीं जाते हैं और फिर चले आते हैं। और अगर इतने में भी इनको दिक्कत हो रही है तो ये टिकट कटाते हैं और यहाँ से मसूरी, शिमला, हिमाचल, केरल, थाईलैंड, पटाया, अमेरिका, है ना, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जहां इनकी मर्जी थी वहां जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इस देश को जो रूलिंग क्लास है वो इस देश को कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है, कैटल क्लास, उपनिवेश की तरह इसी ट्रीट शेड्यूल करता के। है, बिल्कुल कैटल क्लास की तरह। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं या जी रहे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा सही। लगता है और मैं बार बार इसको बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि हम लोगों को एक जानवर की तरह, एक उपनिवेश की तरह ये लोग रूलिंग क्लास ट्रीट करती है। और वो उतना ही थोड़ा बहुत कभी कुछ कर देती है जिससे कि ऐसा लगता है कि हाँ देश में डेमोक्रेसी है, चुनाव हो रहे हैं, ठीक ठाक है, बाकी बाकी कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल और बिल्कुल बाकी फिर जो सही कह पंकज जी कह रहे थे कि जब तक आबादी पर नियंत्रण नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, शहरीकरण जो है अन्य जगहों पर नहीं होगा, अब तो वो सब सारी चीजें दूर नहीं होने वाली। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात है, मैंने जो कहा वो सोच की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है पंकज जी, कार्यक्रम को यहीं खत्म किया जाए। चलिए, थैंक यू। ओके।